तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि वास्को डी गामा ने केप ऑफ गुड होप से इंडिया तक के लिए सी रूट की डिस्कवरी कर ली थी और वो पहुंचे इंडिया के वेस्टर्न रीजन की कोस्ट लाइन मालाबार रीजन पे, जो कि कोंकण से कन्याकुमारी तक स्ट्रेच्ड है, मतलब आज के टाइम का केरला स्टेट। तो वास्को डी गामा कैलीकट पहुंचे थे और उस समय एक हिंदू किंगडम हुआ करता था जिसे रूल कर रहे थे नेदियुरप्पू स्वरूपम, जिन्हें समूर्थरी कहा जाता था, मतलब हेड ऑफ द हाउस, और इसी वर्ड से बना ज़ैमोरिन। वास्को डी गामा उन्हें ज़ैमोरिन कहते थे। ज़ैमोरिन ने वास्को डी गामा को ट्रेड करने की परमिशन दे दी, लेकिन उस टाइम अरेबियन सी और कैलीकट में अरब ट्रेडर्स की मोनोपोली हुआ करती थी और पोर्तुगीज और अरब मुस्लिम्स कट्टर दुश्मन हुआ करते थे। तो फर्स्ट टाइम में वास्को डी गामा यहाँ सिर्फ 3 महीने रुके। उन्होंने ट्रेड के लिए बहुत सारी चीज़ें खरीदी और वापस पोर्चुगल चले गए। वास्को डी गामा ने उस ट्रेड से बहुत ज़्यादा पैसा कमाया। ये देख बाकी पोर्चुगीज नेवल्स को भी लगा कि उन्हें भी इंडिया जाके ट्रेड करके अच्छा मुनाफा कमाना चाहिए वास्को डी गामा की तरह, क्योंकि वास्को डी गामा वापस पोर्तुगीज जाके बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे कि वो इंडिया से इतना ज़्यादा पैसा कमा के लाए हैं ट्रेड से। लेकिन पोर्तुगीज रूलर मैनुअल फर्स्ट, जिन्होंने 1495 से 1521 तक रूल किया, उन्होंने कहा कि पोर्तुगीज के जितने भी ट्रेड मिशंस हैं वो एक स्टेट एंटरप्राइजेज है। इसका मतलब ये हुआ कि पोर्तुगीज के जितने भी ट्रेड मिशंस हैं वो सिर्फ सरकार कंडक्ट करेगी। और फिर 1500 में ये डिसाइड किया गया कि पेड्रो अल्वरेज कब्राल पहले से भी ज़्यादा जहाज को लेके इंडिया जाएंगे। फिर कब्राल कैलीकट पहुंच के ज़ैमोरिन की परमिशन से फर्स्ट पोर्चुगीज फैक्ट्री लगाते हैं। फैक्ट्री मीन्स गोदाम, ताकि खरीदी हुई चीज़ें वहाँ वो कलेक्ट करके रख सकें। पोर्तुगीज फैक्ट्री लगाने से अरब मर्चेंट्स और पोर्तुगीज के बीच में ट्रेड को लेके फाइट्स होने लगी कैलीकट में। ज़ैमोरिन ने पेड्रो अल्वरेज कैब्राल को स्ट्रिक्टली कहा कि आप यहाँ सिर्फ ट्रेड करें, किसी तरह की कोई फाइट नहीं होना चाहिए अरब ट्रेडर्स के साथ। लेकिन कैब्राल ने ज़ैमोरिन के अगेंस्ट ही हथियार उठा लिए और हार के 1501 में पेड्रो अल्वरेज कैब्राल को वापस पोर्चुगल लौटना पड़ा। इसके बाद वास्को डी गामा 1501 में पूरी प्लानिंग के साथ नेवल शिप्स लेके आया और रास्ते में मिले हुए अरब ट्रेडर्स के शिप्स को उसने डिस्ट्रॉय कर दिया था। इनफैक्ट जो शिप हज के लिए जा रहा था उस पर भी उसने अपना कहर बरपा दिया था। ज़ैमोरिन ने फिर से वास्को डी गामा का वेलकम किया और वास्को डी गामा ने ज़ैमोरिन को कहा कि अपने एरिया में जितने भी मुस्लिम्स हैं उनको आप बाहर निकालो, लेकिन ज़ैमोरिन ने इस चीज़ के लिए मना कर दिया। इसके बाद वास्को डी गामा ने कैलीकट में रहकर ही फोर्सफुली आसपास के एरिया में फैक्ट्रीज बनाना स्टार्ट कर दिया। वास्को डी गामा ने कैन्नूर में, कोचीन में, कैलीकट में, इन तीनों एरियाज में फैक्ट्रीज बनाई और उनका फोर्टिफिकेशन भी कर दिया। और इस तरह इंडिया में ये 3 पोर्चुगीज सेटलमेंट्स बनकर तैयार हो गए। और इसके बाद 1503 में वास्को डी गामा वापस पोर्चुगल चले गए। जैसे ही पोर्चुगीज के राजा मैनुअल फर्स्ट को ये पता चला कि इंडिया में 3 पोर्चुगीज फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश हो चुकी हैं, तो उन्होंने रेजिडेंट एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर, जिसका कार्यकाल 3 साल होगा, और इसके लिए भेजा गया फ्रांसिस्को डे अल्मेडा को, और मुस्लिम ट्रेड को ख़त्म करने को कहा गया। और फ्रांसिस्को डे अल्मेडा को पोर्चुगीज की तरफ से वाइसरॉय ऑफ इंडिया की पोजीशन भी दी गई थी, जिनका हेड क्वार्टर था कोचीन में, और ये इंडिया में 1505 से 1509 तक रहे। इसके बाद जो नेक्स्ट पोर्चुगीज वाइसरॉय थे वो थे अल्फोंसे डी अल्बरकर्की। ये 1505 से 1515 तक रहे। इनके बाद जो नेक्स्ट पोर्चुगीज वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे वो थे नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा 1529 से 1538 तक रहे। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा एक विजन लेके इंडिया आए थे और पूरे इंडियन ओशियन को टेक ओवर करना चाहते थे। इस पूरे रीजन में ये कार्टे सिस्टम लागू करना चाहते थे। इस ब्लू वाटर पॉलिसी भी कहते हैं। मतलब वो चाहते थे कि कोई भी शिप अगर इंडियन ओशियन में ट्रेड करने निकले तो ऐसा करने के लिए उन्हें पोर्चुगीज से लाइसेंस लेना होगा। इस पॉलिसी से अरब ट्रेडर्स, ज़ैमोरिन और इजिप्ट के सुल्तान मामलुक, ये सब ने पोर्चुगीज से फाइट करने का सोचा। यहाँ इजिप्ट के मामलुक सुल्तान के साथ गुजरात के महमूद बेगरहा ने मिलके पोर्चुगीज के अगेंस्ट फाइट करने का प्लान बनाया। पोर्चुगीज, अरब ट्रेडर्स और ज़ैमोरिन से
तो जीत गए, लेकिन वो इजिप्ट के सुल्तान मामलुक और गुजरात के महमूद बेगरगरहा से हार गए 1507 में नेवल बैटल में, जिसे बैटल ऑफ दियो भी कहा जाता है। इसमें फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का बेटा मारा गया और वो लौट गए पोर्चुगल वापस। अल्मेडा फिर अगले ही साल तैयारी के साथ आए और उन्होंने अपने बेटे की मौत का बदला लिया और इजिप्ट और गुजरात की कंबाइंड आर्मी को एक साथ हरा देते हैं। अल्मीडा की ये बड़ी जीत थी, लेकिन इसी के साथ उनका कार्यकाल इंडिया में समाप्त हुआ और वो पोर्चुगीज के लिए रवाना हो गए फिर से। इसके बाद आते हैं अल्फोंसे डे अल्बरकर्की, जो कि 1509 में नेक्स्ट पोर्चुगीज वाइसराय ऑफ इंडिया बने। अल्बरकर्की चाहते थे कि पूरे ईस्ट और फार ईस्ट पे पोर्चुगीज डोमिनेट करें, मतलब इंडिया, चाइना, मलक्का, इंडोनेशिया, यहाँ पर जो भी इंडिया, चाइना, मलक्का, यहाँ पर जो भी ट्रेड हो रहा है उस पर पोर्चुगीज की डोमिनेशन हो। मतलब अल्बरकर्की फ्रांसिस्को डी अल्मेडा की तरह सिर्फ नेवी के दम पे रूल नहीं करना चाहते थे। अल्बरकर्की और फोर्ट्स बनाना चाहते थे और नेटिव लोगों से ट्रेड करके फ्रेंडली रिलेशंस क्रिएट करना चाहते थे। इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए इनकी पहली पसंद बनी गोवा, क्योंकि गोवा एक नेचुरल हार्बर और फोर्ट था ही, और इसके अलावा पोर्चुगीज यहाँ पर रहकर पूरे के पूरे मालाबार ट्रेड को कमांड कर सकते थे, और साथ ही साथ ये एरिया डेक्कन रीजन से जुड़ा हुआ था, तो डेक्कन रूलर्स पे भी वो अपनी नज़र रख सकते थे क्योंकि उस समय नॉर्थ का सारा ट्रेड गुजरात सी पोर्ट से होता था, तो ये रीजन गुजरात सी पोर्ट के भी काफ़ी पास था। लेकिन उस समय गोवा के ऊपर बीजापुर के रूलर आदिल शाह का कंट्रोल हुआ करता था। बीजापुर उस समय बहामनी किंगडम का पार्ट हुआ करता था, और बीजापुर उस समय बहामनी किंगडम का पार्ट था, और बहामनी किंगडम जब डिसइंटीग्रेट हुआ तब उससे टोटल 5 किंगडम्स बने थे। बीजापुर उन्हीं में से एक किंगडम था। सो पोर्तुगीज़ ने 1510 में गोवा को कैप्चर कर लिया, और इसके बाद पोर्चुगीज़ ने गोवा को अपना नेवल बेस बना लिया। इसका मतलब ये हुआ कि अलेक्जेंडर के इन्वेजन के बाद जब यूरोपियंस ने इंडिया की कोई टेरिटरी ऑक्यूपाई करी थी, उसके बाद से अब जाके किसी ने इंडियन टेरिटरी पे ऑक्यूपाई किया है यूरोपियंस की तरफ से। अल्बरकर्की ने यहाँ 2 बहुत बड़े हार्बर्स बनवाए, एक पणजी में और दूसरा मरमू गांव में। लोकल्स के साथ उन्होंने गोवा में सती को भी अबॉलिश किया, और इसके साथ साथ उन्होंने पोर्तुगीज़ को इनकरेज किया कि लोकल्स के साथ शादी भी करें, ताकि गोवा में पोर्चुगीज़ की पॉपुलेशन बढ़ा के पोर्चुगीज़ सेटलमेंट के तौर पे बनाया जा सके। उन्होंने यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज भी पोर्चुगीज़ कर दी, और ऑफिसेज और स्कूल्स में भी पोर्तुगीज़ लैंग्वेज को प्रमोट किया। इन्होंने बिल्डिंग्स और क्रॉप्स में कैश्यू नट्स और टोबैको को भी बढ़ाया। अल्बरकर्की ने पूरे इंडो चाइना सी पर कंट्रोल कर लिया था। इन पॉइंट्स को आप देख सकते हैं, जिनमें पर्शियन गल्फ में एंटर करने वाला ओमरूज आइलैंड ऑफ सोकोत्रा कुछ मेन पॉइंट्स थे। यहाँ से पोर्चुगीज़ ने इंडियन ट्रेड से अरब्स को उखाड़ फेंका। फेमस जगह जैसे ओमेरूज, गोवा एंड मलक्का पे इनका कंट्रोल था। इसका मतलब पोर्चुगीज़ का पूरे इंडियन ओशन पे कंट्रोल था, और पूरे इंडियन ओशन पे इन्होंने परमिट सिस्टम लागू कर दिया था। इसी वजह से अल्बरकर्की को रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज पावर इन ईस्ट कहा जाता है। ये डिटेल्स थी अल्बरकर्की की। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पोर्चुगीज वाइसराय इंडिया आए थे वो थे नीनो डी कुन्हा, जो यहाँ पोर्चुगीज वाइसराय ऑफ इंडिया रहे 1529 से 1538 तक। इन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि पोर्चुगीज गवर्नमेंट का जो इंडियन हेडक्वार्टर कोच्चि में था उसको इन्होंने शिफ्ट करके गोवा में कर दिया था 1530 में। इसके बाद पोर्चुगीज ने इंडिया एक ईस्टर्न साइड में भी सेटलमेंट्स, इंडिया के ईस्टर्न साइड्स में भी सेटलमेंट्स बनाने शुरू कर दिए, जिसका हेडक्वार्टर बनाया गया हुगली को, जो कि बंगाल में है। इसी टाइम इंडिया के नॉर्थ में मुगल एम्पायर एस्टेब्लिश हो चुका था। मुगल रूलर हुमायूं गुजरात पे अटैक की तैयारी कर रहे थे। इसी वजह से गुजरात के रूलर बहादुर शाह ने पोर्चुगीज से हेल्प लेने की सोचा। इस तरह पोर्चुगीज को नीनो दी कुन्हा और गुजरात के रूलर के बीच साइन हुई ट्रीटी ऑफ बसीन, जिसमें ये डील हुई कि दियू
जो कि गुजरात का पार्ट हुआ करता था, और आइलैंड ऑफ बसीन वो अब पोर्चुगीज के पास होगा। बसीन आज के टाइम का मुंबई का वसई वाला एरिया है। इसके बदले बहादुर शाह ऑफ गुजरात को मुगल्स के अगेंस्ट पोर्चुगीज का सपोर्ट मिलेगा। लेकिन हुमायूं ने गुजरात के रूलर बहादुर शाह से गुजरात छीन लिया और गुजरात की टेरिटरी अपने छोटे भाई अस्कारी को दे दी। लेकिन जब हुमायूं ईस्ट साइड वॉर्स में दोबारा बिजी हुआ तो गुजरात के रूलर ने वापस गुजरात जीत लिया हुमायूं के भाई से। बहादुर शाह जो गुजरात के रूलर थे, उन्होंने वापस से पोर्चुगीज वाइसरॉय से ट्रीटी ऑफ बसीन को रीनेगोशिएट करने को कहा। तो इसके बदले बहादुर शाह को पोर्चुगीज ने शिप में बैठाकर समुद्र में फेंक दिया और वो मारे गए।